Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in this video we are going to discuss the summary of the chapter A Visit to Cambridge written by Firdaus Kanga, and this is taken from Heaven on Wheels which was his novel जब वो गए थे to Britain और उनके जो भी experiences रहे हैं because he is confined to a wheelchair, वो wheelchair पे ही अपनी पूरी life spend करते हैं, तो इस वजह से इनकी जो पूरी novel थी उस पे उन्होंने लिखा था नाम Heaven on Wheels because he kind of he kind of had an experience like in heaven. जब इनकी ये जर्नी थी तो he experienced a lot of things जो कि उनके लिए बहुत heavenly थी, इसलिए उनके नोवेल का नाम है Heaven on Wheels. Now in this video हमें पता है कि in this chapter also we have already discussed the explanation कि कैसे यहाँ पर दो extraordinary people, दो स्पेशल लोग, दो डिफरेंटली एबल्ड लोगों की स्टोरी है कि इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, कॉन्वर्जेशन होता है और उसमें जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वी गेट टू रीड दैट एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन, इट इज़ अ ब्यूटिफुल कॉन्वर्जेशन जो कि स्टीफन हॉकिंग अ वेरी वेल नोन साइंटिस्ट एंड फिरदौस कैंगा जो कि बहुत वेल नोन ऑथर हैं उनके बीच में होता है. सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द समरी ऑफ ऑल द थिंग्स और ऑल द कॉन्वर्जेशंस दैट वर देयर बिटवीन दीज टू. क्लियर? ऑल राइट. A Visit to Cambridge by Firdaus Kanga is the story of meeting between two extraordinary people, Stephen Hawking and Firdaus Kanga. तो खुद ऑथर और जो स्टीफन हॉकिंग है, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, वेरी वेल नोन साइंटिस्ट एंड इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, तो इन दोनों की स्टोरी है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है उस पर बेस्ड ये कंप्लीट राइटिंग है. Stephen Hawking is one of the greatest scientists and suffered from a form of paralysis that confined him to a wheelchair. अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपकी बुक में ही गिवन है, so sort of we should revise it कि स्टीफन हॉकिंग कौन है. He is the one of the greatest scientists. बहुत ज़्यादा जो साइंटिस्ट का एक लिस्ट होती है कि they are the well known ones, उनमें से एक कौन है? स्टीफन हॉकिंग. एंड बिकॉज उनको एक कोई पैरालिसिस हो गया था बिकॉज ऑफ सम कंडीशन जिसकी वजह से इनको अपनी लाइफ टाइम जो है व्हील चेयर पे ही रहना पड़ा. He could talk only by punching buttons on a computer which spoke for him in a machine-like voice. और अगर इनको किसी से बात करनी थी तो he used to type, like he used to punch. उनके पास एक डिवाइस होती थी, वो वर्ड्स वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे सर्च करते थे जो उनके सामने हमेशा होती थी व्हील चेयर पे लगी हुई, और उसमें वो फिर पंच करते थे वर्ड्स और फिर एक मशीन लाइक वॉइस जो है उस चीज को रीड करके सुनाती थी ताकि सामने वाले को आंसर मिल पाए whatever Stephen Hawking wanted to tell the other person. Firdaus Kanga is a writer and journalist. Now who is Firdaus Kanga? He is a very well known writer and he is also a journalist. He was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child. He also moves around with wheelchair. अब इनकी जो कंडीशन थी वो ये थी कि इनकी बोन्स बहुत ब्रिटल थी, इजीली ब्रेक हो जाती हैं जो वैसी बोन्स थी, तो इस वजह से ये भी व्हील चेयर पे कन्फाइंड हो गए. ही ऑल्सो हैड टू लिव रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन अ व्हील चेयर. और इस तरीके से कैसे ये दोनों लोग हु वर काइंड ऑफ experiencing a similar kind of life. स्टीफन हॉकिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा बिकॉज ही कुड नॉट स्पीक, ही हैड ओनली सम मूवमेंट लेफ्ट इन हिज फिंगर्स. तो इस तरीके से जो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो हम पढ़ने वाले हैं. डन? ऑल राइट. So the writer begins the story by telling that for him कैम्ब्रिज वॉज रियल इंग्लैंड. तो जब ये राइटर अपनी स्टोरी बिगिन कर रहे हैं इन दिस चैप्टर तो वो ये बोलते हैं कि इसके पहले, मतलब जब वो स्टीफन हॉकिंग से नहीं मिले थे उससे पहले उनके लिए कैम्ब्रिज ही इंग्लैंड था. यानी अगर आप इंग्लैंड में कैम्ब्रिज देख चुके हो तो भाई आपने इंग्लैंड घूम लिया, ऐसा उनका मानना था. बट वेन ही लेफ्ट कैम्ब्रिज फॉर हिम इट बिकेम डिफरेंट ऑल टुगेदर एज ही मेट स्टीफन हॉकिंग देयर. बट जब वो कैम्ब्रिज को जाते हैं छोड़कर बाहर आ रहे होते हैं वहाँ से और वो स्टीफन हॉकिंग से मिलके आ रहे होते हैं तब उनके लिए पूरी चीज़ एकदम से चेंज हो जाती है. एंड इट वाज नॉट ओनली कैम्ब्रिज फॉर हिम विच वाज इंग्लैंड फॉर नाउ. तो उनके लिए पूरी जो ये सोच थी वो चेंज हो जाती है. पहले उनके लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही इंग्लैंड हुआ करता था, बट देन जब वो स्टीफन हॉकिंग से मिलते हैं पूरा सिनारियो चेंज हो जाता है. While he was on a walking tour through Cambridge, the guide mentioned about Stephen Hawking that he is a poor man who is quite disabled but a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he had at the university. तो यहाँ पे जब जो हमारे ऑथर हैं फिरदौस कैंगा, when he was just moving around, जब वो घूम रहे थे ब्रिटेन, तब वो एक वॉकिंग टूर पे थे और इस वॉकिंग टूर के दौरान एक गाइड था जो इनको कैम्ब्रिज घुमा रहा था. वहाँ पे गाइड जो है मेंशन करते हैं अबाउट स्टीफन हॉकिंग और वो बोलते हैं दिस पर्सन इज अ पुअर मैन, यानी कि वो बेचारा आदमी बिकॉज ही वाज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर. हमारे सामने अगर कोई भी ऐसा डिसेबल्ड पर्सन आता है तो हम यही करते हैं, सबसे पहले हम दया दिखाते हैं, राइट? तो यही चीज़ उसके दिमाग में भी आई. गाइड सेड अ पुअर मैन, जो कि है स्टीफन हॉकिंग. पूरा टाइम ही हैज टू लिव ऑन अ व्हील चेयर, बट येस ही वॉज अ वर्दी सक्सेसर टू इसैक न्यूटन, ग्रेट इसैक न्यूटन.
तो उनकी जो चेयर थी कैम्ब्रिज पे, उसके बाद अगर कोई हकदार था उसका तो वो कौन था, वो थे स्टीफन हॉकिंग. The author was surprised as he forgot about the most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, which is one of the biggest bestsellers ever lived here. But author को एकदम से ये चीज़ दिमाग में ही नहीं रही, he kind of that skipped from his mind कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैम्ब्रिज में कैम्ब्रिज इज ओनली द रियल इंग्लैंड. उनको फिर ध्यान आता है कि वो भूल गए एक ऐसे पर्सन के बारे में हु इज द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट. He is paralyzed, completely paralyzed, but he was a great, brilliant astrophysicist. And then उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, A Brief History of Time, जो कि बेस्ट सेलर्स में से एक बुक रही है, और ये पर्सन यहीं पे रहते थे. फिर ऑथर को समझ आया कि भाई सिर्फ कैम्ब्रिज नहीं है जो घूमने के लिए है यहाँ पर, बल्कि दिस इज द पर्सन जिससे हमें मिलना चाहिए, बिकॉज ही इज द वन जो कि सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंट करता है इस कंट्री को. देन द ऑथर डिसाइडेड, एंड व्हेन द ऑथर वाज डन विद द वॉकिंग टूर, ही वेंट टू अ फोन बूथ एंड कॉल्ड स्टीफन हॉकिंग. सो दैट वाज द मोमेंट ही डिसाइडेड कि नहीं अब तो मिलना ही पड़ेगा स्टीफन हॉकिंग से. तो जैसे ही टूर खत्म हुआ, फटाफट वो भागे एक नियरेस्ट फोन बूथ पे, और वहां से उन्होंने कॉल करने की कोशिश की, किसको, स्टीफन हॉकिंग के घर पे. His assistant was on the line and the author told him that he had come in a wheelchair from India to write about his travels in Britain. तो जैसे वो कॉल लगाते हैं तो स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट जो है, he picks up the call and he answers him कि जब ऑथर बोलते हैं कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पे आया हूँ टू राइट अबाउट माई ट्रैवल एक्सपीरियंसेस इन ब्रिटेन, तो उस वक्त में भी उनको ऐसा लगता है ऑथर को, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि उस गाइड को ऐसा लगा होगा कि व्हील चेयर पे ही इंडिया से ट्रैवल करके आए हैं. तो ये चीज़ उन्होंने बड़े ब्रैकेट्स में मेंशन की कि मे बी ये चीज़ कन्वे हुई हो इस असिस्टेंट को. एंड देन ऑथर आस्क्ड हिम दैट ही हैड टू मीट प्रोफेसर हॉकिंग एंड इवन 10 minutes would be enough for him. तो वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है, और इवन अगर मुझे 10 मिनट का टाइम भी मिल जाएगा प्रोफेसर हॉकिंग के साथ तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा. द असिस्टेंट गेव हिम अ टाइम ऑफ हाफ एन आवर फ्रॉम 3:30 to 4, बट ही वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ बिकॉज असिस्टेंट ने उनको 10 मिनट नहीं पूरे 30 मिनट्स दिए कि 3:30 से 4 बजे तक का टाइम आप ले लीजिए एंड यू जस्ट कम एंड मीट स्टीफन हॉकिंग. सडनली द ऑथर स्टेटेड फीलिंग वीक ऑल ओवर, और एकदम से क्या हुआ, ये जो ऑथर थे ही स्टार्टेड फीलिंग वीक. उनको ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग इज जस्ट नंब, क्योंकि वो शॉक थे, सरप्राइज थे, बिकॉज उनको एज ए पर्सन से टाइम मिल गया था मिलने का, जिसके बारे में सॉर्ट ऑफ जो एक राय होती है हमारी कि कोई व्हील चेयर पे कन्फाइंड है, पैरालाइज्ड है, या फिर कोई डिसेबल्ड है, तो वो थोड़ी ना इतनी सारी चीज़ें कर सकता है, बट यहाँ पे बिल्कुल अलग ही सिनेरियो था. तो ये सब चीज़ें सोच सोच कर ऑथर जो ही वाज काइंड ऑफ फीलिंग वीक ऑल ओवर. ही देन सेज दैट हाउ ग्रोइंग अप डिसेबल्ड वन गेट्स फेड अप विद पीपल हु आस्क द पर्सन टू बी ब्रेव. फिर वो बोलते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रो अप करते हैं उससे हम इस तरीके की कंडीशन में, तो लोग हमेशा हमसे एक ही चीज़ बोलते हैं दैट यू शुड बी ब्रेव, हिम्मत रखो, राइट. व्हेनेवर वी मीट अ पर्सन हु इज डिफरेंटली एबल्ड वी ऑलवेज से दिस वन थिंग, बी ब्रेव, लाइक इट इज़ वेरी इजी टू से. सो यहाँ पे ये बोलते हैं ऑथर, ही सेज दैट पीपल थिंक एज इफ द पर्सन हैज़ अ करेज अकाउंट. और जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि बी ब्रेव, ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के पास एक करेज, एक हिम्मत का अकाउंट होता है. बट दीज पीपल आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक फ्रॉम इट. बट ये बहुत आलसी है, इसीलिए वो करेज का चेक नहीं निकाल पाते. ऐसा तो होता नहीं है आप करेज के अकाउंट में जाते हो, उतनी ब्रेवरी निकलवा के आ जाते हो चेक में, राइट. तो जब लोग इस तरीके से बोलते हैं ना बी ब्रेव, तो बड़ी चीज़ अजीब लगती है, बिकॉज बोलना बड़ा आसान है. बट ऑथर का कहना है इन सच अ सिचुएशन द ओनली थिंग दैट गिव्स यू करेज एंड स्ट्रेंथ इज सीइंग पीपल लाइक यू डू समथिंग बिग. तो जब कोई बोल देता है हिम्मत रखो, बी ब्रेव, तो उससे कोई नहीं अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है, बट कि अ पर्सन वुड achieve that strength, a person would become courageous or be brave only when he kind of sees people, जब वो witness करते हैं कि उन्हीं के जैसा कोई person उनसे बेहतर कुछ अचीव कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, तब जाके वो हिम्मत आती है. Then one realizes how much is possible and reaches out further than one could ever think one could. और फिर उसके बाद पर्सन जो है वो अपना 100% देता है, रियलाइज करता है दैट देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज इन दिस वर्ल्ड, और भले ही कोई भी डिसेबिलिटी हो फिर भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, इवन जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा अचीव कर सकते हो. और वो सिचुएशन होती है जब आपको रियली एक करेज मिलता है, आप ब्रेव फील करते हो. और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, स्टीफन हॉकिंग की. The next afternoon, when the author went to see Stephen Hawking, he told him that he had not been brave. तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे जाते हैं फिरदौस और उनकी बातचीत होती है स्टीफन हॉकिंग से, क्या चीज़ें बातचीत होती है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो सब नहीं बताया है, बट बिगिन यहाँ से किया है कि स्टीफन हॉकिंग उनको बताते हैं कि दैट ही हैड नॉट बीन ब्रेव, कि वो ब्रेव नहीं थे, वो हिम्मत वाले नहीं थे. He spoke in his disembodied computer voice that he had no other option. और फिर एक disembodied यानी विदाउट बॉडी, तो आवाज़ किसकी थी, एक कंप्यूटराइज्ड वॉइस थी, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस थी, तो उसकी कोई बॉडी नहीं थी. तो जो भी आवाज़ आ रही थी, जो भी आंसर आ रहा था वो इस
मशीन वॉइस से आ रहा था, एंड देन द आंसर वॉज दैट आई हैड नो ऑप्शन. ऐसा नहीं था मैं बहुत हिम्मत वाला था इसलिए मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया, बल्कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था. दैट्स व्हाई आई हैड टू डू दिस. नाउ द ऑथर वांटेड टू टेल हिम दैट लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस ही मेड. तो ऑथर ये बोलना चाहते थे स्टीफन हॉकिंग को कि भाई डेफिनेटली यू हैड एन ऑप्शन, बट आपने खुद ही ये चूज किया कि आप अलग तरीके से इस डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी जिसमें इतना ज़्यादा डिसेबिलिटी है, आपके पास इतनी कम पॉसिबिलिटीज़ हैं, देन टू यू चोज टू लिव क्रिएटिवली, तो वो आपका चॉइस था. सो यू ऑल्सो हैड एन ऑप्शन कि आप ऐसा नहीं करते, बट ऑथर ऐसा बोलते नहीं हैं. वाई डिड नॉट ऑथर से दिस? बिकॉज ही केप्ट क्वाइट एज ही फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम ही स्पोक टू हिम एज ही वॉज फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड. क्योंकि हर वक्त ऑथर जो है उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा था, बहुत अजीब लग रहा था, बुरा लग रहा था जब भी वो कुछ पूछ रहे थे. एंड स्टीफन हॉकिंग हैड टू मेड एन एफर्ट, देन ही हैड टू पंच द वर्ड्स, देन अ कंप्यूटराइज्ड वर्ड वुड आंसर. तो एक तरीके से वो फोर्स कर रहे थे उनको बार बार आंसर करने के लिए. सो ही फेल्ट गिल्टी, सो ही थॉट रहने दो, मैं नहीं बोलता हूँ ये चीज. बिकॉज टू आंसर स्टीफन हॉकिंग हैड टू टैप द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, ट्राई टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली मूवमेंट लेफ्ट इन हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स. क्यों बुरा लग रहा था जब उनको आंसर करना पड़ा था? बिकॉज आंसर देने के लिए उनको बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, उन्हें वो वर्ड सर्च करने पड़ते हैं कंप्यूटर में जो वो बोलना चाहते हैं, फिर पंच करना पड़ता है, देन उसके बाद एक कंप्यूटराइज वॉइस आवाज देती है या वो आंसर करती है. और ये सब चीजें वो कुछ मूवमेंट जो उनकी लॉन्ग पेल फिंगर्स में बची थी उससे वो कर रहे थे. The author says every now and then Hawking was shutting his eyes in frustrated exhaustion, and he could feel the pain of Hawking as the thoughts in his intensely active and vibrant mind came out emotionless and stiff as a corpse. और बार बार ऑथर बता रहे थे कि जब भी बातचीत हो रही थी स्टीफन हॉकिंग बिकॉज ऑफ दैट एग्जॉशन, टायर्डनेस, दैट अनोयंस कि इस तरीके की लाइफ उनको निकालनी पड़ रही है, बार बार वो अपनी आंखें बंद कर ले रहे थे. एंड देन ऑथर सेज कि वो फील कर पा रहे थे वो एंग्विश, वो पेन ऑफ स्टीफन हॉकिंग, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग हैड अ बॉयंट माइंड. उनका एक एक्टिव माइंड था, उनके दिमाग पे बहुत चीज़ें चल रही थी, वो बहुत कुछ बोलना चाहते थे, बट जैसे ही वो चीज़ें जो आती थी उनकी एक कंप्यूटराइज वॉइस में वापस आता था आंसर, वो ऐसा आता था जैसे कि इट वॉज इमोशनलेस. बिकॉज कंप्यूटर वॉइस में कोई इमोशंस नहीं होते, जैसे हमारी ह्यूमन वॉइस में एक टोन होती है, पिच होती है, हम खुश होते हैं तो हम बिल्कुल एक अलग टोन में बात करते हैं, सैड होते हैं तो थोड़ी अलग. तो उस तरीके से एक मशीन वॉइस में इमोशंस नहीं होते. एंड ऑल्सो स्टिफ एज अ कॉर्प्स, जैसे कि एक डेड बॉडी होती है ना, स्टिफ, कड़क हो जाती है, हार्ड हो जाती है, उस तरीके से उनके सेंटेंसेस आ रहे थे. द ऑथर टेल्स हॉकिंग दैट हाउ मोस्ट पीपल थिंक दैट पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज आर कॉन्स्टेंटली सैड एंड मिसरेबल, बट एज फार एज ही इज कंसर्न. नाउ व्हाट हैपेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑथर करते हैं स्टीफन हॉकिंग से वो ये था कि जब भी लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको जो इस तरीके से व्हील चेयर पे कन्फाइंड हैं, जो डिसेबल्ड हैं, तो ऐसे लोगों को देखकर लोगों को लगता है कि ये हमेशा दुखी रहते होंगे, राइट? बट ये चीज जो है ऑथर बोलते हैं, बट एज फार एज ही इज कंसर्न और ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, इट इज नॉट ट्रू. तो वो बोलते हैं कि जब तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हमेशा सैड रहता हूँ. ही देन आस्क्ड हॉकिंग इफ इट वाज ट्रू फॉर हिम और वाज ही लाफिंग ऑन द इनसाइड. तो सेम क्वेश्चन वो स्टीफन हॉकिंग से करते हैं कि भाई सबको लगता है कि कॉन्स्टेंटली हम लोग जो है दुखी रहते होंगे, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सैड कॉन्स्टेंटली. आपके केस में कैसा है? क्या आप भी ऐसा है कि इज इट ट्रू फॉर यू, क्या आप भी हमेशा सैड रहते हो या फिर आप अंदर से बहुत हंसते हो, आप खुश रहते हो? After 3 minutes, Hawking told that he found it amusing when people are kind to him because of his disabilities. तो यहाँ पे वो जो 3 मिनट का टाइम लेते हैं हॉकिंग और उसके बाद उनका आंसर आता है कंप्यूटराइज वॉइस में that he feels, जब उनको बहुत हंसी आती है, he feels amused when people patronize him, यानी कि लोग जो है दया भावना दिखाने के लिए उनको बड़े अच्छे से बात करते हैं, काइंड है उनके लिए, जस्ट बिकॉज वो डिसेबल्ड हैं, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं है. तो ये चीज सोचकर स्टीफन हॉकिंग को बड़ी हंसी आती है. Then Firdaus asked Stephen Hawking whether he found it annoying when people like the author comes and disturbs him in his work. Next जो है फिरदौस ये क्वेश्चन करते हैं कि मेरी तरह बाकी के लोग भी जब आपको आके काम में डिस्टर्ब करते हैं तो क्या आपको अनोइंग लगता है, आपको इरिटेटिंग लगता है? He answered yes and then smiled his one way smile. तो वो एकदम से आंसर फ्लैश करते हैं yes और फिर एकदम से वन वे, यानी क्योंकि जितना उनके मूवमेंट है बॉडी में एक तरीके से टिल्टेड था उनका हेड, तो एक तरफ से उनकी स्माइल आती है that he was also a person जो जोक्स क्रैक कर सकता है. The author at that moment, without being sentimental or foolish, knew that he was looking at one of the most beautiful men in the world. और यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि ऐसा नहीं था कि मैं इमोशनल हो गया था, सेंटिमेंटल था या मैं बेवकूफ़ जैसी हरकतें कर रहा हूँ, बल्कि मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि मैं दुनिया के जो सबसे अच्छे लोग हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल मैन, उनमें से एक को मैं देख रहा हूँ, दैट इज स्टीफन हॉकिंग. सो बीइंग डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड इज अ वेरी गुड वर्ड टू बी यूज्ड. फिर भी वो खुश थे, वो जोक्स क्रैक कर रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पे राइटर को लगता है कि वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड को विटनेस कर रहे हैं.
The first glimpse of Hawking is shocking because he looks like a still photograph, as if all his pictures in magazines and newspapers have turned three-dimensional. Now what happened was, जब यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि पहली बार जब स्टीफन हॉकिंग कोई देखता है, जब रूबरू होता है, फेस टू फेस मुलाकात होती है, उस वक्त देखकर कोई भी शॉक हो सकता है, बिकॉज इट इज़ लाइक ही इज़ काइंड ऑफ अ स्टिल फोटोग्राफ, लाइक एक पिक्चर है, बस इंसान नहीं है, बिना मूवमेंट के कोई पिक्चर है। जस्ट उनकी जो पिक्चर्स मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स में आती है वो 3D हो गई हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल हो गई हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक पर्सन है इन रियल लाइफ। Then as one notices him further, his head is twisted sideways limply, the upper part of the body is shrunk inside his dull blue shirt and legs weak. फिर कोई भी ध्यान से अगर उनको ऑब्जर्व करता है तो उनको देखने को मिलता है कि उनका जो एक ये जो हेड है वो एक साइड टिल्टेड है, लिम्पली यानी जैसे जान ही ना हो, बहुत वीक। देन उनका जो टॉर्सो है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, वो एक डल ब्लू शर्ट में जैसे किसी ने रख दिया हो, एंड उनके लेग्स भी वीक हैं, कोई भी ताकत या एक जान जो बोलते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं दिखती है। His eyes appear as if they can speak. They are still, yet trying to speak something of great significance and urgency, although what they are saying is hard to decipher. उनकी आंखें कोई भी देखेगा तो ऐसा लगता है कि वो कुछ अर्जेंट, कुछ स्पेशल बताना चाहते हैं, बहुत कुछ उनकी आंखें बोल रही होती हैं, बट ऑब्वियसली वो क्या बोलना चाहते हैं वो इंटरप्रेट करना, डेसिफर करना, वो अनकोड डीकोड करना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। Having looked at him shakes you up completely because you have seen something you never thought you could see. और जब उनको आप देखते हो तो आप कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हो, बिकॉज आप कुछ ऐसा विटनेस करते हो जो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप देखोगे, बट यू डू इट। सो दिस इज द काइंड ऑफ बोल सकते हैं एक्सपीरियंस होता है व्हेन यू काइंड ऑफ सी स्टीफन हॉकिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। When one observes Stephen Hawking, it appears as if he is like a lantern. अब यहाँ पे ये बहुत अच्छे से कंपैरिजन किया है, लाइक सॉर्ट ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन्स है ये चैप्टर की, कि कभी भी कोई स्टीफन हॉकिंग को देखता है तो ऐसा लगता है यू आर लुकिंग एट अ लैंटर्न, एक लैंप देख रहे हो, हुज वॉल्स आर सो वॉर्न आउट दैट यू ओनली सी द लाइट इनसाइड, दैट इज द इनर ग्लो ऑफ अ मैन। और उसकी जो वॉल है, जो बॉडी है, वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, वॉर्न आउट है, जैसे जंग लग गई हो लैंटर्न को, और बट आपका ध्यान सिर्फ उस लाइट पे जाता है जो अंदर जो एक इनकैंडेसेंस है, जो इनर ग्लो होता है पर्सन का, जो सोल होती है, आप वही विटनेस करते हो। द बॉडी इज ऑलमोस्ट इरेलेवेंट एंड एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडोज। और बॉडी जो है, फिजिकल जो अपीयरेंस है, वो तो सिर्फ इररेलेवेंट है, सिर्फ मतलब कोई मतलब ही नहीं है उसका। एक वो जो इनर सोल होती है, दैट इज समथिंग विच होल्ड्स एन इम्पोर्टेंस इन एनीवन्स लाइफ। It even makes the author, a non-believer in eternal souls, realize that a man is no more than that. और जो ये ऑथर हैं वो भी एक नॉन बिलीवर थे इटर्नल सोल के, उनको नहीं लगता था ऐसा कुछ होता है, बट वो भी बिलीव कर लेते हैं कि फिजिकल बॉडी वगैरह तो कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट एन एसेसरी, और जो रियल चीज है वो क्या है, इट इज द इनर सोल। द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द ऑथर टू हॉकिंग वाज व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं स्टीफन हॉकिंग से वो ये था कि आपके हिसाब से बीइंग अ डिसेबल्ड पर्सन क्या बेस्ट चीज़ होती है। जब आपके पास एक कोई पॉसिबिलिटी या एबिलिटी नहीं होती है तो आपके हिसाब से क्या वो बेस्ट चीज़ है जो आपने देखी है थ्रू आउट दिस जर्नी। He answered that there is nothing he finds good about being disabled. The author then expressed that he thinks it makes you discover that there is so much kindness in the world. तो यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग का आंसर था कि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी चीज़ है ऐसी जो कि अच्छी है about being disabled, बट ऑथर इस पर बहुत ब्यूटीफुल आंसर करते हैं कि आई थिंक, यानी ऑथर के हिसाब से आपको ये चीज़ समझ आने लगती है कितनी ह्यूमैनिटी, कितनी काइंडनेस एग्जिस्ट करती है अभी भी इन दिस वर्ल्ड, और वो चीज़ आप समझ पाते हो व्हेन यू आर डिसेबल्ड। सो दिस इज समथिंग विच वॉज द आंसर ऑफ द ऑथर टू स्टीफन हॉकिंग्स आंसर, लाइक ही वॉज लाइक कुछ भी अच्छा नहीं होता है, बट अकॉर्डिंग टू ऑथर दिस वॉज समथिंग विच ही फाउंड एज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। क्लियर? ऑल राइट। Stephen agreed to this. The author found that the disadvantage of his voice synthesizer was that it could convey any excitement or emotions. अब यहाँ पे नॉट आना चाहिए कि स्टीफन जो है ही अग्रीज, स्टीफन हॉकिंग इस चीज़ से अग्री करते हैं कि येस यू आर राइट, बट ये चीज़ पे ऑथर को लगा कि इस वॉइस सिंथेसाइजर का एक डिसएडवांटेज है, एक नेगेटिव पॉइंट है, और वो ये है दैट वो वॉइस सिंथेसाइजर ये चीज़ नहीं बता पाता था व्हाट आर द इमोशंस इन्वॉल्व्ड इन दिस सेंटेंसेस, यानी जो कुछ भी बोलते थे स्टीफन हॉकिंग वो किस इमोशन से बोल रहे हैं, विथ हाउ मच excitement he was agreeing to the author, that could not be deciphered or that could not be interpreted from this voice synthesizer. Whenever the author adjusted himself in his chair or had a look at his wristwatch to track time, he wanted to make every one of his 30 minutes count. तो जब भी ऑथर एडजस्ट कर रहे थे अपनी व्हील चेयर पे या फिर वो अपने रिस्ट वॉच को चेक कर रहे थे कि भाई कितना टाइम बचा है, सो ही वांटेड कि मैं हर एक मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करूँ।
He felt relieved and happy about the limited possibilities of his body and also because Stephen Hawking could not even move, right? तो ये चीज़ देखकर जो फिरदौस है उनको बहुत अच्छा लग रहा था. He could feel that satisfaction कि एटलीस्ट मेरे पास थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज है कि मैं अपना हाथ मूव कर पा रहा हूँ, अपना टाइम देख पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत मूवमेंट कर पा रहा हूँ, एडजस्ट कर पा रहा हूँ, जो कि स्टीफन हॉकिंग नहीं कर सकते. In that moment, it almost did not matter to the author that he would never be able to walk or even stand for that matter. और उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये जो ऑथर हैं फिरदौस हैं उनको ये चीज़ बिल्कुल भी अब फ़र्क नहीं पड़ रहा था उनको कि वो अब कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, बिकॉज वो ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे कि स्टीफन हॉकिंग इतना कुछ कर चुके हैं अचीव, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी जितनी एटलीस्ट फिरदौस के पास है. तब उनको लगता है कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, कभी वॉक नहीं कर पाऊंगा, वो चीज़ अब मैटर नहीं करती है. The author told Hawking that how he had been an inspiration for him and others and whether this thought helped him or not. और फिर ऑथर पूछते हैं कि कैसे स्टीफन हॉकिंग उनके लिए और भी लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है. तो ये चीज़ सोचकर आपको कैसा लगता है, वो स्टीफन हॉकिंग से क्वेश्चन करते हैं. स्टीफन आंसर्ड नो. ही वॉज लाइक नहीं, मैं खुश नहीं होता हूँ इस चीज़ से, मुझे कोई ऐसा नहीं होता कि अरे वाह लोग इतने खुश हो रहे हैं. क्यों? द ऑथर रियलाइज दैट इट वॉज सो सिली टू आस्क दिस क्वेश्चन एज व्हेन द बॉडी ऑफ द पर्सन इज अ रूम विच इज वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे. इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस टू नो दैट द पीपल आउटसाइड आर स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल. तो जब स्टीफन जो है वो आंसर करते हैं कि नहीं, इससे कोई भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, और तब ऑथर रियलाइज करते हैं कि मैंने कितना सिली, कितना फूलिश क्वेश्चन किया है. बिकॉज जब आपकी जो बॉडी है वो एक रूम की तरह हो जो कि बहुत छोटा होता जा रहा है, सफोकेटिंग है, क्लॉस्ट्रोफोबिक है, उसके बाद आपकी जो वॉल्स हैं वो नैरोअर होती जा रही हैं, एंड इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस ना. फिर आपको थोड़ी ना अच्छा लगेगा कि बाहर जो लोग हैं वो आपको खुशी से एडमायर कर रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं आपसे, बिकॉज आप खुद अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा फंस चुके हो. Then the author asked Hawking to give some advice to the disabled people. उसके बाद स्टीफन हॉकिंग से क्वेश्चन करते हैं ऑथर, या फिर वो बोलते हैं कि आपके लिए डिसेबल्ड पीपल को आप क्या एक एडवाइस देना चाहोगे. स्टीफन सेड दैट दे शुड फोकस ऑन व्हाट दे आर गुड एट. तो स्टीफन हॉकिंग बहुत अच्छी बात बोलते हैं यहाँ पर कि मेरे हिसाब से जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनको जो चीज़ अच्छी लगती है उसी पे फोकस करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू हिम डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम. और उनके हिसाब से जो डिसेबल्ड लोगों के लिए ओलंपिक गेम्स होते हैं वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है, बिकॉज वहाँ पे लोग देखा देखी में पार्टिसिपेट करते हैं. जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं वो हम भी करें, तो डिसेबल्ड ओलंपिक्स तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको जो अच्छा लगता है आपको उस पर फोकस करना चाहिए. Then the author realized that what he said was right, as the author also remembered the years he would spend trying to play a Spanish guitar. और फिर ऑथर भी इस चीज़ को बहुत अच्छे समझ पाते हैं, बिकॉज वो भी उस टाइम पे चले जाते हैं कि कुछ सालों के लिए उन्होंने भी बड़ी कोशिश की थी स्पेनिश गिटार को बजाने में कि वो काश सीख जाएं, बिकॉज नॉर्मल लोग वो करते हैं तो उन्होंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करता हूँ. कंसिडरेबली लार्जर देन हिम, और वो स्पेनिश गिटार उनसे भी बड़ा था, बट वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं उसको बजाना सीख जाऊं. एंड ही वेरी हैप्पीली अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट. बट जब उन्होंने एक रात को उसके सारे स्ट्रिंग्स ही रिमूव कर दिए, वो गिटार बजाने लायक नहीं रहा, तब उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई. Then 30 minutes were over and the writer said he had annoyed him enough and was thanking him, but then Stephen told him to stay. और फिर जैसे ही वो टाइम देखते हैं कि भाई 30 मिनट्स हो गए हैं, तो वो स्टीफन हॉकिंग को बोलते हैं कि मैंने आपको बहुत परेशान किया है, अनॉयड यू इनफ, अब नाउ इट्स द टाइम, अब मेरे को जाना चाहिए. एंड देन ही वॉज जस्ट अबाउट टू से थैंक यू, और उसी बात पे क्या होता है, स्टीफन हॉकिंग टोल्ड हिम टू स्टे. बस वो बोलने ही वाले थे कि आई एम थैंकिंग यू और थैंक यू फॉर समथिंग, पर उसी वक्त स्टीफन हॉकिंग इंटरप्ट करके बोलते हैं स्टे, थोड़ी देर और रुक जाओ. द ऑथर वेटेड ऑन एनीबडी वुड, राइट. तो ऑथर जो है वो वेट करते हैं. हॉकिंग ऑफर्ड हिम सम टी एंड ऑफर्ड हिम टू शो हिज गार्डन टू द राइटर. और फिर हॉकिंग जो है स्टीफन हॉकिंग वो ऑफर करते हैं चलो चाय पीते हैं एंड लेट मी जस्ट शो यू माई गार्डन. The garden was as big as a park, but Stephen covered every inch of the garden on his motorized wheelchair. अब ये गार्डन इतना बड़ा था जैसे कि पब्लिक पार्क नहीं होता वैसा, बट फिर भी स्टीफन हॉकिंग डिस्पाइट बीइंग डिफरेंटली एबल, वो अपनी मोटराइज व्हील चेयर पे पूरा गार्डन घुमा रहे थे, पूरा गार्डन दिखा रहे थे. किसको? ऑथर को. दे कुड नॉट टॉक मच एज द लेटर्स ऑन द स्क्रीन डिसअपीयर्ड इन द ग्लेयर. आफ्टर एन आवर दे वर रेडी टू लीव. बट ये जो सनलाइट थी उसने कहीं ना कहीं शांत कर दिया था स्टीफन हॉकिंग को. क्यों? बिकॉज स्टीफन हॉकिंग को वर्ड्स नहीं दिख रहे थे स्क्रीन पे, बिकॉज ऑफ दैट सनशाइन, दैट ग्लेयर. तो इस वजह से साइलेंस था, वो लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे थे. बट yes, then after an hour they were ready to leave. और थोड़ा आधा घंटा they spent with each other, but कुछ बातें नहीं हुई, but थोड़ा एक फील हो जाता है, वो एक चीज़ जो एक सेटिस्फैक्शन होता है, एक हैप्पीनेस फील होती है. एंड आफ्टर one hour, after an hour they were just ready to leave. Clear? All right.
The author did not knew what he should do. He neither could kiss him nor cry. और उस वक्त जब वो जा रहे थे तो ऑथर को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर सकता है. He neither had an opportunity to kiss him, neither he could cry. वो रो भी नहीं सकते थे. He touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. तो वो उनका शोल्डर टच करते हैं स्टीफन हॉकिंग का और फिर वो वहाँ पर बाहर आ जाते हैं. The author looked back and he knew that he was waving, though he wasn't. और ऑथर जो है वो पीछे देखते हैं स्टीफन हॉकिंग को और उनको ऐसा लगता है कि स्टीफन हॉकिंग पक्का वेव कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बट वो कर नहीं रहे थे बिकॉज ही डिड नॉट हैड दैट मूवमेंट. बट यहाँ पर ऑथर फील कर पा रहे थे कि स्टीफन हॉकिंग अगर अभी नॉर्मल होते तो वो बिल्कुल उनको वेव करते. The author expresses how looking at Stephen was like looking at his bravest self, the one he was moving towards and the one he had believed in for so many years. और फिर ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि स्टीफन हॉकिंग को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सबसे ब्रेवेस्ट सेल्फ को, अपने सबसे हिम्मत वाला जो मेरा सेल्फ होगा उसको देख रहा हूँ और मैं मूव कर रहा था उस लाइफ की तरफ, दैट दैट बिलीव, उसकी तरफ मैं मूव कर रहा था जो इतने टाइम से मैं बिलीव करता था कि मैं कर सकता हूँ. एंड नाउ आई वॉज रियली मूविंग टुवर्ड्स इट. ही वॉज वेल अवेयर दैट दिस जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ इन इंग्लैंड. एंड नाउ सिर्फ उनकी जर्नी इन इंग्लैंड खत्म हुई थी बट आगे की जो जर्नी थी वो तो बिगिन होने वाली थी बिकॉज ही गॉट सो मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन स्टीफन हॉकिंग. उनको समझ आया कि देर आर सो मेनी थिंग्स दैट ही कुड डू एंड देर आर नो पॉसिबिलिटीज लेफ्ट फॉर हिज बॉडी. क्लियर. सो इस तरीके से पॉसिबिलिटीज लेफ्ट फॉर हिज बॉडी, देर वर पॉसिबिलिटीज, नो नहीं. एंड देन ही रियलाइज कि नहीं, बहुत कुछ वो कर सकते हैं. स्टीफन हॉकिंग कैन, ही कुड डेफिनेटली. सो इस तरीके से उनकी एक लाइफ चेंजिंग सिनेरियो उनको देखने को मिलता है आफ्टर ही मेट दिस पर्सनालिटी. एंड नाउ इट वाज नॉट ओनली कैम्ब्रिज which was a metaphor for England, it was Stephen Hawking he would ever remember whenever he would think about Britain or England. Clear? All right. So with this we finally come to an end of the topic. That is the summary of the chapter A Visit to Cambridge. I hope आपको ये chapter बहुत अच्छा लगा हो because I personally loved it. जब भी आपको ऐसे real life experiences पता चलते हैं then kind of आप भी motivated feel करते हो and you also can see कि भाई कितनी चीज़ें हैं दुनिया में, हम भी कितना कुछ achieve कर सकते हैं. Stephen Hawking could, when he could not even like talk, when he had no ways to walk and everything, but फिर भी उन्होंने इतना कुछ achieve किया था. So definitely we can also do a lot in our life. So with this we come to an end of this topic, but yes, in the next video we are going to meet very soon with the next topic. Till then take care of yourself. और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.